नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद विनीत। यहाँ हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो राइट वैल्यूएशन पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ग्लोबली भी टॉप 10 बैंक्स के अंदर आता है। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। रिटेल, होलसेल, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सबको कवर करता है ये बैंक। आज बैंक का 28 लाख करोड़ का लोन बुक है और 27 लाख करोड़ का डिपॉजिट है इसके अंदर। जो इसका स्केल है उस क्लियरली आपको डोमिनेंस शो करेगा पूरे मार्केट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। इसके साथ में जो रेवेन्यू भी है वो बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। रिटेल से लगभग 42% इसका रेवेन्यू आता है, होलसेल से 23% इसका रेवेन्यू आता है, बाकी इंश्योरेंस एंड ट्रेजरी से आता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका एसेट क्वालिटी। एचडीएफसी बैंक का एसेट क्वालिटी इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट है। इसका ग्रॉस नेट एनपीए जो है वो सिर्फ 1.2% है और नेट नेट एनपीए जो है अपना वो 0.4% है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। साथ ही आरओए जो है वो 1.9% है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट है। पैन इंडिया में अगर अपन प्रेजेंस देखेंगे तो वो 9,600 ब्रांचेस के आसपास में है और लगभग 21,000 एटीएम्स है एचडीएफसी बैंक के पैन इंडिया के अंदर। 100 मिलियन के आसपास इनके कस्टमर है, लगभग 10 करोड़ हो गए हैं। और रूरल और सेमी अर्बन दोनों एरियाज के अंदर एचडीएफसी बैंक की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एचडीएफसी बैंक के कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं, 5 से 7 साल पहले लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास कस्टमर बेस हुआ करते थे। तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे भी काफी ज्यादा फोकस किया और अपना कस्टमर बेस काफी बढ़ाया है। और मार्केट कैप के अंदर बात करें तो एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा बैंक भी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप एज वेल। अब हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक अभी करंटली हमें लगभग 756 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा आपको एचडीएफसी बैंक बाय करने का, वो रहेगा 700 रुपए से 730 रुपए के बीच में। इस प्राइस रेंज के अंदर हम इसे बाय करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे 700 रुपए से लेके 730, ठीक है, इस प्राइस रेंज के बीच में हम इसे बाय करेंगे। और इसे हम सेल कहाँ करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो टारगेट्स देंगे। एक तो मीडियम टर्म टारगेट रहेगा जो कि हमारा रहेगा 900 से 910 के बीच में, ये वाला टारगेट। दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 1000 का। अब हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसे लेता हूँ यहाँ से 700 से लेता हूँ और 900 से 910 वाले टारगेट के बीच में, तब लगभग मेरा 30% के आसपास रिटर्न हो गया, 29%। दूसरा, अगर मैं इसको 1000 रुपए तक होल्ड करता हूँ तो 1000 रुपए का मतलब ये हो गया लगभग 42% का रिटर्न हो गया। तो 30 से 42% के बीच में ये हमें रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटली भी एक बार मैं इसको दिखाता हूँ कि भाई ये जो प्राइस लेवल है सही है कि नहीं है। अभी दो तीन नेगेटिव न्यूज हमें सुनने को मिली है एचडीएफसी बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक के जो इंटरिम चेयरमैन थे उन्होंने अभी रिजाइन किया है, तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस काफी क्रैश हुआ है। दूसरा, एक हमें है ना इनके बारे में नेगेटिव न्यूज ये सुनने को मिला था कि दुबई वाली ब्रांच जो है उसके अंदर कुछ मिस सेलिंग वगैरह हुई है एचडीएफसी बैंक के अंदर। और उन घटनाओं की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा जो माहौल जो है एचडीएफसी बैंक को लेके वो बहुत नेगेटिव है कि यहाँ पे कोई हमें स्कैम वगैरह देखने को मिल सकता है या कुछ देखने को मिल सकता है ड्यू टू द जो प्रीवियस चेयरमैन ने उनके भी कुछ कमेंट्स ऐसे थे। और जो वहाँ पे जो न्यूज आई है दुबई वाली, पर जो दुबई वाली जो न्यूज है वो लगभग 6 महीने पुरानी न्यूज है, ठीक है। तो उसका अगर कुछ इम्पैक्ट होना होता तो हमें प्रीवियस क्वार्टर जो है हमारा दिसंबर 2025 वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो मैं वो क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना इम्पैक्ट है उस चीज का। और दूसरी चीज, जो मैनेजमेंट का जो है जो कॉल था कि भाई यहाँ पे जो इनके वैल्यूज जो है अलाइन नहीं कर रहे, वो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बहुत ब्रॉडर स्टेटमेंट है। उस पर हम कुछ भी ऐसे बना नहीं सकते डिसीजन कि भाई किस बात पे कह रहे हैं, किस चीज को कह रहे हैं एग्जैक्टली। और फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो बैंक के अंदर ऐसा कुछ नेगेटिविटी मेरे को दिख नहीं रही जो उन्होंने बोली है। तो अब एक बार हम उस चीज को भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे और। तो जब हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स, तो एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट कैप जो है वो लगभग 11 लाख करोड़ का है। और करंट स्टॉक प्राइस जो है वो 756 करोड़ का है, सॉरी 756 का है। और जो करंट इसका पी जो है वो 15 का है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर अगर हम देखें इन जनरल जो पी जो रहता है वो 20 के आसपास रहता है। तो 20 का पी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर माना जाता है वो एकदम एवरेज पी माना जाता है, नॉर्मल। और 20 से अगर नीचे है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर रहते हैं। सेम अगर हम अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स का जनरली जो पी रहता है वो 10 के आसपास रहता है। 10 से नीचे होते हैं तो पीएसयू बैंक्स हम मानते हैं कि भाई वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर हमें मिल रहे हैं।
अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें एचडीएफसी बैंक का तो 702 रुपए के ऊपर है। तो अगर हम उस चीज की बात करें तो अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत पास में है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यूएशन। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है और फंडामेंटल्स है, उनके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है 700 रुपए अंडर वैल्यूएशन वाला कैटेगरी में है, और इससे अगर और नीचे जाता है तो और अंडर वैल्यू होता है ये। एक्सट्रीम अंडर वैल्यूएशन वाला कैटेगरी नहीं है, बट लिटिल बिट अंडर वैल्यूएशन वाला ये रीजन रहेगा हमारा। अगर मैं बात करता हूँ पी का, इसके अंदर कंपैरिजन करें हम पिछले 10 साल का, तो 10 साल का हमारा मीडियन पी जो रहा है वो 23 का रहा है, और पिछले 5 साल का मीडियन पी जो रहा है वो 20 का रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला जो 20 के आसपास का जो पी होता है वो बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का रहता है मीडियन पी, मतलब वहां पे फेयर वैल्यूएशन मानी जाती है। अब अगर मैं 10 साल के लॉन्गर होराइजन के अंदर भी देखूं तो एच डी एफ सी बैंक अपने बॉटम के ऊपर है। लास्ट ईयर ये तो, अक्टूबर और जनवरी जो है 2024 के अंदर सेम इसी के आसपास था। ठीक है, अक्टूबर 2023 और जनवरी ये इस वाले फेज के अंदर ये इसी के आसपास था 15 के पी पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वही 700 रुपए के प्राइस के आसपास से ट्रेड करा था जनवरी और फरवरी 2024 में। उसके बाद इसने जो रैली दी है हमें 1,000 रुपए तक 40% की रैली दी है। तो सेम चीज वैल्यूएशन, सेम जगह वो वैल्यूएशन है, और यहाँ पे भी अगर मैं पी के हिसाब से बात करूं तो ये ओवर वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में नहीं गया। 1,000 रुपए पे भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में नहीं गया। ओवर वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में मानूंगा इसकी जब ये 30 के पी पे हो गया या उससे ऊपर हो गया, 30 के आसपास होगा, 28 से 32 के पी पे अगर ट्रेड कर रहा है तो मैं कहूंगा कि ओवर वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में है। पर अगर ये 15 के पी पे है तो ये कहीं से भी ओवर वैल्यूएशन वाली कैटेगरी में नहीं है। सेकंड थिंग मैंने कहा था कि भाई अपन देखेंगे इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि जो भी हमें नेगेटिव न्यूज मिली थी दुबई के बारे में वो दिसंबर क्वार्टर के अंदर रिजल्ट्स में शो हो जानी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे टॉप लाइन जो है 85,000 करोड़ से 87,000 करोड़ गई है, मतलब इंक्रीजिंग है। अगर वहां पे कुछ भी नेगेटिव हुआ है, कुछ उनके ऊपर रोक लगी है एचडीएफसी बैंक के ऊपर न्यू बिजनेसेस करने के लिए या न्यू सेल्स करने के लिए दुबई के अंदर, तो उसका कुछ भी इम्पैक्ट हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रहा। उसका इम्पैक्ट बहुत ही माइनर होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो धंधा है, जो 90% जो उनका बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही है। आउटसाइड इंडिया उनकी डिपेंडेंसी इतनी है नहीं बिजनेस की। तो वहां पे वो जो नेगेटिविटी है वो बहुत छोटी सी है अगर हम बात करें फाइनेंशियली। ठीक है, बट वहां पे अभी सेंटिमेंट्स नेगेटिव है मार्केट के, तो वो हमें बहुत ज्यादा लग रही है, और वो फिर हमें वो ज्यादा कॉस्ट कर रही है, और स्टॉक प्राइस में जो करेक्शन है ना वो आ रहा है। आप टॉप लाइन देख लिया, बॉटम लाइन के अंदर भी आप देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। बल्कि बॉटम लाइन के अंदर तो आप अगर देखेंगे तो 10% का इंक्रीमेंट और है, क्योंकि बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है नेट प्रॉफिट्स के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए आप टॉप लाइन के अंदर अगर ईयरली की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटली कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। कंपनी एकदम सॉलिड है। ठीक है, हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ये इन अनसर्टेनिटी बन रही है, ठीक है, और इसके अंदर जो पब्लिक यहाँ पे बेचने में लग रही है, जैसे अगर आप पिछले क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में देखें यहाँ पे पब्लिक ने सेल किया, और मुझे लगता है कि अगला क्वार्टर जो आएगा इसमें 15% से थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा पब्लिक का शेयर, क्योंकि अभी जो पब्लिक ने वो करी है, पैनिक सेलिंग करी है, और यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस नीचे है ना इसके अंदर ये और रिड्यूस हो सकता है पब्लिक का शेयर। जिन लोगों ने स्मार्टली काम नहीं लिया और यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करने की बजाय यहाँ से अगर इन्होंने पैसा निकाला है एचडीएफसी बैंक से, तो उनका वहां पे हमें शेयर शिफ्ट होते हुए दिख जाएगा। अब वो शेयर कहाँ पे शिफ्ट होगा उनका, कि ये जो 15% जो है ये इधर की साइड शिफ्ट हो सकता है। सबसे मेजर तो डीआईआई के अंदर, एफआईआई से मेरे को थोड़ी सी कम उम्मीद है कि वो यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यू बाइंग करेंगे। मुझे ज्यादातर जो बाइंग जो लग रही है वो डीआईएस की साइड से लग रही है। और डीआईएस के अंदर अगर आपने देखा हो, मैंने जो हमारे निफ्टी आउटलुक वाला वीडियो था उसके अंदर बताया कि डीआईएस के अंदर सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर रहा है, वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की भी सबसे बड़ी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक की है। तो डीआईएस बहुत बुलिश है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो जैसे वो लोग बुलिश है हमें भी इस स्टॉक के ऊपर बुलिश रहना चाहिए। और ये जो मैंने प्राइस रिकमेंडेशन दी है और जो प्राइस टारगेट्स दिए, ये आप मान के चलिए लगभग अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आपके हिट हो जाएंगे, मतलब 30 से 45% के जो रिटर्न है ये हिट हो जाने चाहिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस स्टॉक के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये रिकमेंडेशन अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।